Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 29 penalties part 2। पिछले पार्ट 1 में हमने किया कुछ पर्टिकुलर पेनल्टीज जो कि एक एसएससी के ऊपर लगाई जा सकती हैं हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट। किस किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर प्रोविज़न के अंडर आपकी जो पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी आपको पार्ट 1 में बताया। अभी कुछ और पेनल्टीज़ जो हमारी उस पार्ट में पेंडिंग रह गई थी, अभी हमारी नेक्स्ट पेनल्टीज़ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देखिए जिसमें आपसे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 6 सेक्शन 271 डबल ए सी के अंडर कहा गया आपसे पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम वेयर द इनकम डिटरमाइन इंक्लूड्स एनी इनकम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 68, 69, 69 ए बी सी और डी, जो कि आपका डीम्ड इनकम के चैप्टर में भी हमने पढ़ा। फॉर एनी प्रीवियस ईयर द असेसी शेल पे इन एडिशन टू द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 BBE पेनल्टी एज अंडर, यानी कुछ ऐसी इनकम जो आपकी डीम्ड इनकम थी, डीम्ड इनकम जो कि आपने डीम्ड इनकम के तौर पर शो कर रखी थी अंडर डिफरेंट सेक्शंस। तो अगर आपने ऐसी कोई इनकम दिखा रखी थी और वो अब आपकी इनकम सामने नज़र आ रही है तो उसके ऊपर जो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, तो ये पेनल्टी क्या रहेगी आपकी 10% ऑफ टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 BBE ऑन डीम्ड इनकम, और दूसरा पेनल्टी शेल ऑल्सो बी लेवाइड अंडर सेक्शन 271 डबल ए बी। दोनों ही केसेस में आपकी पेनल्टी जो है यहाँ इम्पोज की जाएगी। So the penalty shall not be imposed to the extent such income has been included by the assessee in return of income furnished under section 139। अगर सेक्शन 139 में ये रिटर्न ऑफ इनकम आपकी भरी गई है तो आपको ये पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। Then point number 7 failure to get accounts audited अंडर सेक्शन 271B में आपसे कह रहे हैं अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करा पाया, ऑडिट ना करा पाने के केस में ऑडिट रिपोर्ट आपके साथ नहीं लगेगी रिटर्न के साथ, तो असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट कर सकता है पेनल्टी के लिए। तो ये पेनल्टी का जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2% ऑफ द टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स, जैसा भी केस रहेगा इन केस ऑफ बिजनेस और ग्रॉस रिसीप्ट्स इन द प्रोफेशन इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी आपका अमाउंट लेस होगा। दिस इज अंडर सेक्शन 271B आपसे कहा गया है। देन फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, अगर आप टीडीएस नहीं कर पाए, सेक्शन 271C में आपसे कह रहे हैं कि आपको टीडीएस करना तो आप टीडीएस नहीं कर पाए। इफ एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट द होल or any part of the tax at source or pay the whole or part of the tax or distributes profits as dividend under section 115O winnings from lottery in kind, he shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of the tax which he failed to deduct or pay. This is under section 271C. Next, penalty for failure to collect tax at source TCS के केस में सेक्शन 271CA के अंडर आपसे कहा गया है इफ एनी पर्सन फेल्स टू कलेक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स एज रिक्वायर्ड, such person shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of tax which such person failed to collect। जितना अमाउंट वो कलेक्ट करने के लिए फेलियर रहा उतने ही अमाउंट से उसको जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। दिस इज अंडर सेक्शन 271CA। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 फेलियर to take or accept loan or deposit by check or draft etc। सेक्शन 271D में आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन फेलियर है कोई भी लोन या डिपॉजिट बाय चेक या ड्राफ्ट के रिगार्डिंग आपसे कहा गया है, इफ ए पर्सन टेक्स और एक्सेप्ट्स एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम ऑफ ₹20,000 और मोर विदाउट एनी अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक clearing system through a bank account or through such other prescribed electronic modes, he shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of the loan or deposit or specified sum so taken or accepted। Here specified sum means any sum of money receivable whether as advance or otherwise in relation to the transfer of immovable property whether or not the transfer takes place। This is under section 271D। Now coming to point number 11 penalty for payment in cash 2 lakh rupees or more, सेक्शन 269 ST और 271DA के अंडर आपको कहा गया है नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर
in aggregate from a person in a day or in respect of a single transaction, in respect of transactions relating to one event or occasion from a person otherwise than by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account. So the provided that the provisions of this section shall not apply to any receipt by the government, by banking company, by post office saving bank account or cooperative bank, transactions of nature referred to in section 269 HH 269 SS, such other persons or class of persons or receipts which the central government may by notification in the official gazette specify. This is under section 269 S टी के अंडर हमें ये कहा गया है। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जो आपको अगर ऐसे प्रोविजंस को आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको जो फिर पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। देन नेक्स्ट आपको कह रहे हैं पॉइंट नंबर 11A के अंडर पेनल्टी फॉर फेलियर टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू प्रेस्क्राइब्ड मोड अंडर सेक्शन 269 SU। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन फेलियर है, if a person who is required to provide facility for accepting payment through the prescribed electronic mode of payment fails to provide such facility shall be liable to pay by way of penalty sum of 5,000 rupees for every day during which such failure continues. This is under section 271 GB. Such penalty shall be imposed by the joint commissioner. Joint commissioner जो इस penalty को impose करेगा। Next, coming to point number 12, failure to repay loan or deposit by check or draft etc. अगर आप कोई भी लोन को रीपे कर रहे हैं और आप उसे बाय ड्राफ्ट और बाय चेक आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी अंडर सेक्शन 271E और जो अमाउंट रहेगा आपका पेनल्टी के लिए सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम सो रीपेड। दिस इज अंडर सेक्शन 271E आपसे कहा गया है। Then penalty for failure to furnish statement of financial transaction or reportable accounts. अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट्स आपके रिपोर्ट किए जाने थे या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट दिखाई जानी चाहिए थी और एसएससी उसमें फेलियर है तो उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा, उसको पेनल्टी लगाई जाएगी और ये पेनल्टी जो रहेगी दैट विल बी ₹500 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूअस, पर डे के हिसाब से। इफ ए पर्सन फेल्स टू फाइल द अफोर्स स्टेटमेंट द रिसीविंग a notice, he shall be liable to pay a penalty of 1,000 for every day during which the failure continues, जब तक वो फेलियर आपका चलता रहेगा। This is under section 271 FA आपसे कहा गया है। Then point number 14, penalty for furnishing inaccurate statement of financial transaction or reportable account अंडर सेक्शन 285B 50,000 रुपये तक की पेनल्टी आपको यहाँ पर लगाई जा सकती है। दिस इज योर अंडर सेक्शन 271 FAA आपसे ऐसा कहा गया है। नाउ पॉइंट नंबर 15, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ TDS और TCS। अगर कोई भी पर्सन जो है अंडर सेक्शन 271H आपसे कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन TDS या TCS की जो फर्निश नहीं कर पाया स्टेटमेंट तो उसे भी पेनल्टी लगाई जा सकती है और जो मैक्सिमम पेनल्टी का अमाउंट रहेगा दैट विल बी 1 लाख और जो मिनिमम अमाउंट रहेगा दैट विल बी 10,000, 10,000 रुपये जो मिनिमम अमाउंट आपको पे करना है एज अ पेनल्टी। नाउ पॉइंट नंबर 16, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स। सेक्शन 271J में आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन अगर जो गिल्टी पाया जाता है अंडर डिफॉल्ट है क्योंकि उसने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई या जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं दे आर फॉल्सिफाइड, झूठे हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है, तो ऐसे पर्सन में ऐसे एसएससीज भी जो है पेनल्टी उन पर लगाई जाती है और पेनल्टी के लिए अ सम ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर ईच रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जो यहाँ पर उन्हें पे करना पड़ेगा। दिस इज अंडर सेक्शन 271J। नाउ पॉइंट नंबर 17, penalty for failure to answer questions, sign statements, furnish accounts, information returns or statements, allows inspection etc. सेक्शन 272A में आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन रिफ्यूज कर देता है कोई भी स्टेटमेंट दिखाने से, कोई भी आपके साइन करने से या किसी भी तरीके से कोई सम्मन इशू किया गया उसके रिगार्डिंग या जो नोटिस भेजे गए रिगार्डिंग द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स उसके रिगार्डिंग या इफ तो उसे जो पेनल्टी लगाई जाएगी he shall pay by way of penalty he shall pay sum of rupees 10,000 for each
फॉर ईच डिफॉल्ट और फेलियर। ऐसे ही इफ एनी पर्सन फेल्स, इसमें फिर से आपके फर्दर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वही पॉइंट्स ऊपर बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं, चाहे वो टीडीएस के रिगार्डिंग है, टीसीएस के रिगार्डिंग है, चाहे सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई टीडीएस का, कोई टीसीएस का, या कोई भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो आपके ऊपर चार्ज कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, जो कि एसएससी की वजह से अराइज हो जाती है, तो इस केस में भी आपकी जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। तो पेनल्टी के लिए फिर से वैसे ही अमाउंट आपका वैसे ही रहेगा, और अगर आपका जो पेनल्टी कंटिन्यू रहती है तो यू हैव टू पे ₹100 फॉर एवरी डे टिल द टाइम यूर जो आपका टिल द टाइम जो आपकी गलती है वो कंटिन्यू रहेगी। नाउ पॉइंट नंबर 18, फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। सेक्शन 272 में आपसे कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन सेक्शन 133B के अंडर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करा पाता तो उसे पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी का अमाउंट रहेगा 1000 रुपीज के करीब। देन पॉइंट नंबर 19, फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139A पैन नंबर। सेक्शन 272B में आपसे कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन जो है पैन नंबर की फॉर्मेलिटीज और आधार नंबर की फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाता तो उसे पेनल्टी लगाई जाएगी 10,000 रुपये फॉर ईच सच डिफॉल्ट। और इफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कोड पैन और आधार नंबर किसी भी डॉक्यूमेंट में, अगर एक पर्सन को कहा गया कि उसे आधार नंबर और जो आपका पैन नंबर वो मेंशन करना है और वो उसे नहीं कर पाता, ही शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी ए सम ऑफ ₹10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। दिस इज योर पॉइंट नंबर 19. Now coming to point number 20, failure regarding tax deduction and tax collection account number. सेक्शन 271BB में आपसे कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि टीडीएस टीसीएस कर रहा है, अगर वो if he fails to coach it on the relevant documents or codes a false account number, he shall on an order passed by the assessing officer by way of penalty a sum of ₹10,000, 10,000 रुपये तक का उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। अभी इस चैप्टर में देखिए कुछ इलस्ट्रेशंस आपको दी गई हैं पेनल्टी के टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए। देखिए इलस्ट्रेशंस में हमारे पास पहली इलस्ट्रेशन जिसमें कह रहे हैं एक रेजिडेंट है जिनकी एज 65 साल है, हैज़ नॉट फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, और उनकी टोटल इनकम जो है वो निकल कर आ रही है, दैट इज 10 लाख रुपीज़। तो देखिए टोटल इनकम आपकी 10 लाख और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है आपकी 3000, तो ये आपका 10 लाख में से 3 लाख आपका जो है लेस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग अंडर रिपोर्टेड इनकम निकल के आएगी दैट विल बी 7 लाख। तो इसके ऊपर जब टैक्स लगाएंगे 7 लाख के ऊपर 7 लाख प्लस बेसिक एग्जाम्पशन, देखो जैसा कि आपको दिखा भी रखा है, जिसमें अब आप जैसे इसमें निकालेंगे तो देखिए पहले 3 लाख तक आपका नील होता है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, 65 साल की एज है इनकी, और आपका जो ये अमाउंट है यहाँ से ये निकल कर आएगा, और इसमें आप जो है 7 लाख के ऊपर जो आप निकालेंगे, जिसमें पहले टोटल जो आपका 7 लाख का अंडर रिपोर्टेड इनकम जो है उसमें 3 लाख तक आपका नील रहेगा, और बाकी जो बैलेंस है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे तो वो 1,10,000 निकल कर आएगा, जिसमें 4% आप एजुकेशन सेस लगाएंगे तो ये 44 रुपये ऐड हो गए। तो देखिए 1,14,400 रुपये आपका ये टोटल अमाउंट टैक्स का बना, और ये अंडर रिपोर्टेड इनकम थी तो इसका 50% जो पेनल्टी आपकी लगेगी, तो ये पेनल्टी निकल कर आएगी 57,200 रुपीज़। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें कह रहे हैं पर्सन की आपको इनकम दे रहे हैं, जिसमें इनकम डिक्लेयर्ड कितनी थी 10 लाख, इनकम डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर 12 लाख, और इनकम असेस्ड बाय असेसिंग ऑफिसर 15 लाख, और इनकम रीअसेस्ड बाय असेसिंग ऑफिसर इट इज़ 20 लाख। तो देखिए यहाँ से अब आपको कंपटीशन करना है, जिसमें टोटल इनकम असेस्ड जो आपकी थी 15 लाख, और टोटल इनकम डिटरमाइंड जो है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 ये निकल कर आई 12 लाख। तो देखिए आपका टैक्स लगेगा 15 लाख के ऊपर, जिसमें आपका पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500, और अगले 5 लाख के ऊपर 20% से आपका जो निकलेगा 1 लाख रुपये, और बचे हुए बैलेंस के ऊपर जो 30% से जब निकलेगा दैट इज 1,50,000। तो देखिए जो टोटल आपका टैक्स निकल कर आया 2,62,500। देन आपने 4% से एजुकेशन से ऐड किया 10,500, 2,73,000 आया आपका। अब इसमें से आपने लेस टैक्स ऑन 12 लाख, जो आपका 12 लाख था उसके ऊपर आप टैक्स लेस करेंगे, वो निकालेंगे तो 1,72,500, उसका आपने एजुकेशन से निकाला 6,900, और लेस किया तो 1,79,400। देखो अब आपने लेस करके जो निकाला 93,600, ये आपका टैक्स जो इसके अंदर निकल कर आएगा फॉर अंडर रिपोर्टेड इनकम।
और इसमें से आपका जो है 50% आपकी पेनल्टी बन जाएगी। तो 46,800 रुपये आपका जो पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगा। अगर यही डॉक्यूमेंट्स की रीअसेसमेंट हुई अंडर सेक्शन 147 देन टोटल इनकम आपकी 20 लाख, टोटल इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 15 लाख, अंडर रिपोर्टेड इनकम आपकी निकली 5 लाख, जिसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। टैक्स ऑन 20 लाख आपने पहले लगाया 4,12,500, देन 15 लाख के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे तो ये आएगा 2,62,500। तो बैलेंसिंग फिगर रही आपकी 1,50,000, जिसमें 4% एजुकेशन सेस लगेगा 6,000, तो रहेगा आपका 1,56,000। तो इसमें अब जो पेनल्टी आपकी लगेगी 50% लेवाई होगी आपकी, तो ये 50% आप निकालेंगे 78,000 आपकी पेनल्टी लगाई जाएगी इसमें। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द पेनल्टी, हाउ यू कैन कैलकुलेट पेनल्टी। पावर टू प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर और टू पे वेव पेनल्टी एक्सेट्रा, सेक्शन 273A में कह रहे हैं आपसे, इसमें लमसम जो बताया गया है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपका कमिश्नर है या प्रिंसिपल कमिश्नर है, इनके पास राइट होता है कि ये चाहें तो जो आपकी पेनल्टी लगाई गई है उसे वेव आउट कर सकते हैं, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि जो रीज़न से डिफ़ॉल्ट के एसएससी ने जो डिफ़ॉल्ट किया उसके पीछे जो रीजंस थे वो जेन्युइन रीज़न थे और एसएससी की पहुंच से बाहर थे और एसएससी के एफर्ट्स करने के बावजूद भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। तो इसलिए पेनल्टी जो है यहाँ पर अगर असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर या चीफ कमिश्नर चाहे तो वो वेव आउट कर सकता है, उसे रिड्यूस कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। देन पेनल्टी के रिगार्डिंग लास्ट पॉइंट आपका है प्रोविजन फॉर ई पेनल्टी। ई पेनल्टी आपको सेक्शन 274 में कहा गया है, ये आपका एक नया सेक्शन इसमें इंसर्ट हुआ है सेक्शन 274 सब सेक्शन 2A के अंडर, जिसमें आपसे कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसके रिगार्डिंग नोटिफाई करते हुए ई स्कीम निकाल रही है और उसमें कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द असेसिंग ऑफिसर एंड द असेसी इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। दूसरा, optimizing utilization of resources through economies of scales and functional specialization. Then introducing a mechanism for imposing of penalty with dynamic jurisdiction in which penalty shall be imposed by one or more income tax अथॉरिटीज। तो ये सब बातें हैं जो आपको यहाँ पर पेनल्टी को इम्पोज करने से पहले ध्यान में रखनी है। एक टेबल आपकी बुक में लास्ट में दिया गया है, तो ये टेबल जो आपकी जो समरी के फॉर्म में आपको दिया गया है, यू हैव टू लर्न दिस टेबल, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्शंस आपके दिए गए हैं, डिफरेंट सेक्शंस के अंडर कौन सा जो आपकी पेनल्टी कवर होती है और उसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, क्या पेनल्टी का अमाउंट रहेगा, दैट इज टोटली गिवन इन द समरी पेज ऑफ दिस चैप्टर इन द एंड। And this is all about the chapter of penalty. Thanks for watching the video.